प्रिय विद्यार्थियों का प्रोफेसर एसी मित्तल इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ हम मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की विधि में जो पहली वीडियो में हमने देखा था कि कुल व्यय विधि, आज हम बात करेंगे बिंदु या रेखा गणितीय विधि का। इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आप विद्यार्थियों द्वारा मेरे पास भेजी गई कमेंट्स के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर आप इसी तरह से हमें पूरा विस्तार से एक एक छोटा छोटा पॉइंट समझाते रहिए, क्योंकि ये हमें लाभान्वित कर रहा है। इसलिए मैंने और इसको सरल करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को फिर ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा तथ्य, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी, समझने में परेशानी होगी। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों में शेयर करना है, जिससे कि वो भी अपने विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्रिप्शन की जो घंटी है उस घंटी पे एक क्रॉस बना हुआ आ रहा होगा बहुत से विद्यार्थियों के मोबाइल पे, और अगर सीधा ही घंटी दिखाई दे रही है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो अगर घंटी पे एक लाइन बनी कटी हुई आ रही है तो आप पहले उसको दबाएंगे तो आपको ऑल का ऑप्शन आ जाएगा और आप पुनः जो है अपना चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं बिंदु विधि, जिसको कि प्रोफेसर बोल्डिंग द्वारा दिया गया। प्रोफेसर बोल्डिंग ने जो अपने अध्ययन में सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि अगर कीमत का परिवर्तन बहुत छोटा सा है तो हम मांग की लोच किस प्रकार से गणना करें। इसके लिए उन्होंने बिंदु विधि या रेखा गणितीय विधि का प्रतिपादन किया, ये मानते हुए कि हम बहुत सूक्ष्म कीमत परिवर्तन के सापेक्ष मांग की लोच को ज्ञात करना चाह रहे हैं। और ये है, आगे चित्र में आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ आप देख रहे हैं कि डी मांग वक्र है। ओके, एक्स एक्सिस पे आपको पता है ये मात्रा लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम कीमत लेते हैं। और हमें ये मालूम है कि मांग की कीमत लोच क्या है, वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, या ईडीपी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी अपॉन एक्स, ये आपको पता ही है। अब प्रोफेसर बोल्डिंग ने जो अपना अभिव्यक्ति दी उसका हम संक्षेप सार यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम लें, पहली स्टेज क्या, हम बिंदु ए पर अध्ययन अपना प्रारंभ करते हैं। यदि बिंदु ए यानी कि अगर बिंदु ए पर यानी कि ये कह दें कि कीमत पी पर बिंदु ए पर ओ एक्स मात्रा है, किस पर, डी डी पर, यहाँ। चूंकि इसके लिए प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि भाई आप इस पर एक स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन डाल दीजिएगा। तो उसको जब हम डालते हैं तो वो स्पर्श रेखा बिंदु ए पर स्पर्श करती हुई निकल रही है, इसलिए हमने वहाँ अध्ययन का क्षेत्र लिया है। यहाँ पर आप देखिएगा डी मांग वक्र हो गया और बिंदु ए पर प्रारंभिक कीमत क्या है, OP1 OP और प्रारंभिक मात्रा OX। अब मान लीजिए कीमत में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ और वो अध्ययन के आधार पर हम बी बिंदु पे गए, तो क्या हुआ कि कीमत में परिवर्तन हुआ P से P1, घटी कहाँ चले, बिंदु ए से बिंदु बी पर, मात्रा OX की जगह OX1 हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, सामान्य सी बात है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने यहाँ कहा क्योंकि हमने यहाँ एक स्पर्श रेखा बनाई है जिसका ढाल पर प्रत्येक बिंदु पर मान समान है, तो क्यों ना हम बिंदु बी की जगह बिंदु सी पे आ जाए, ऐसा प्रोफेसर बोल्डिंग का मानना था। तो जब अगर यहाँ आएंगे तो देखिएगा मात्रा में थोड़ी कमी हो गई ना, x1 की जगह x2 आ गई। तो उन्होंने कहा ये बहुत बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी उसको हम छोड़ सकते हैं। अर्थात अब हमारे पास अध्ययन के लिए बिंदु क्या आ गए, ये तीनों बिंदु हैं। अब प्रारंभ अगर हम करें कि कीमत क्या है, OP से कीमत क्या हो गई, OP1 हो गई, और मात्रा OX से OX1 हो गई। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा यदि बिंदु A तथा B अत्यंत निकट है तो
पुनः डी डी मांग वक्र पर एक हम स्पर्श रेखा एम एन को डाल देंगे। इससे हमें बिंदु बी के स्थान पे अब हमारा अध्ययन का बिंदु कहाँ जाएगा, सी आ जाएगा। और सी पे अगर देखें तो मात्रा क्या होगी, OX2। ये देखिए यहाँ। तो इसको आप आराम से बार बार वीडियो को चला के देख लीजिएगा, आपको बहुत स्पष्ट आ जाएगा तथ्य समझ में। उसी डायग्राम को मैंने आगे ले आया जिससे कि आप समझ सकें। यहाँ पर देखिए प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड वही। अब हम अध्ययन को चालू करते हैं कि मात्रा में परिवर्तन निकालना है ना। तो हमारा अध्ययन का बिंदु कहाँ आ गया, सी। तो मात्रा में परिवर्तन क्या है, ये है x(x2) ये होगी ना। पहली मात्रा ये थी, परिवर्तित मात्रा कीमत परिवर्तन के आधार पे ये हो गई। और उसके बाद में कीमत में परिवर्तन यहाँ से यहाँ हो गया, वो हमने ले लिया। और पूर्व की मात्रा, पूर्व की कीमत। अब मांग के लोच के सूत्र आप अच्छी तरह से जानते हैं। पूर्व के 4, 5, 6 लेक्चर में लगातार आप लोगों के साथ चर्चा में करता आया हूँ। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच क्या हो गई, डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, x(x2). डेल्टा पी की जगह क्या लिख देंगे, p(p), ये वाला परिवर्तन और ये वाला परिवर्तन को पूर्व की कीमत OP, पूर्व की मात्रा OX। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि x(x2) किसके बराबर है बच्चों, EC। क्योंकि ये एक चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आप जानते हैं। तो इसलिए x(x2) की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EC। इसी तरह ये वाला चतुर्भुज देखिए, इसकी चारों भुजाएं, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो हम P1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, AE। इसकी जगह हमने ये ले लिया, इसकी जगह हमने ये ले लिया, ठीक। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ फिर ले आप समझने की कोशिश करना, मैंने बहुत डायग्राम में स्पष्ट करने की कोशिश की है। AEC, ये लाल वाला ये जो त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज है, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और दूसरा एक समकोण त्रिभुज क्या हो गया, AXN, ये वाला हो गया। एक समकोण त्रिभुज ये और एक ये, तो इनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या परिवर्तित कर सकते हैं कि EC, ये जो EC है, EC की जगह हम क्या लिख दें, XN, ये क्योंकि अनुपात समान है तो XN लिख दिया। और AE की जगह हमने क्या लिख दिया, XA, इसकी जगह ये लिख दिया क्योंकि ये समान है। और यहाँ देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है और ये पूरा समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम इन सब मानों को यानी कि यहाँ रख दें, EC की जगह अब क्या रख देंगे हम, XN रख देंगे, EC की जगह XN रख देंगे। और AE की जगह हम क्या रख देंगे, XA, ये रख देंगे क्योंकि अनुपात समान होते हैं। अब यहाँ पर फिर देखें त्रिभुज, ये O नहीं है बेटा, त्रिभुज है, त्रिभुज PAX कहाँ है आपका, ढूंढिए, PA और कहाँ है, यहाँ पर आप देखिए P चतुर्भुज को देखिए, OPAX, ये चतुर्भुज है, समकोण चतुर्भुज है। तो यहाँ XA कहाँ है आपका, ये रहा। तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई बताइएगा, XA की जगह हम XA की जगह हम क्या ले लें, OP ले सकते हैं, ये आमने सामने बराबर है। यहाँ हमने इसको XA की जगह हमने क्या लिख दिया, OP लिख दिया, ठीक है। यानी XA की जगह OP, क्योंकि ये चतुर्भुज है इसमें से इसको ले दिया, यहाँ OP रख दिया। तो OP और OP
कट गए, कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपके पास, एक्स एन बटा ओ एक्स, एक्स एन बटा ओ एक्स। तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये और ये किसके बराबर होगा, ये और ये किसके बराबर होगा, वही आगे मैं बता रहा हूँ आपका, उसको आप देखिएगा कि यहाँ मैंने वही आ गया आपका, उसके बाद एक्स एन अपॉन ओ एक्स आ गया। अब ओ एम एन जो आप फिर देखिएगा, सभी भुजाएं समान है, तो एक्स एन बराबर किसके हो जाएगा, एक्स एन बराबर ए एन के हो जाएगा, और ओ एक्स जो पी के बराबर है वो ए एम के बराबर हो जाएगा। उस चतुर्भुज से आप स्पष्ट है, या ये कह लें कि ए एन ये जो हमारी स्पर्श रेखा है इसका नीचे का हिस्सा बटा ऊपर का हिस्सा ही हमारी मांग की कीमत लोच होती है। तो ये एक रेखीय जो मांग वक्र अगर हम मान के चलें तो हमें लोच की कोटियों के विषय में उल्लेखन हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये मैंने छोटे से लिखने की कोशिश की है, यदि ए एन और ए एम दोनों बराबर है, यानी अगर ये मध्यम है तो इतना भाग और इतना भाग बराबर है, तो दोनों को भाग देने पे क्या उत्तर आएगा, ये आएगा, एक ही आएगा, इकाई के बराबर। यदि ए एम ज़्यादा है, ए एम ये हिस्सा जितना नीचे को आ जाएगा तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी, क्योंकि ये छोटा हिस्सा हो गया, तो वो बिंदु यानी पॉइंट में आंसर आना शुरू हो जाएगा। और यदि ए एन ये वाला हिस्सा जितना बड़ा हो जाएगा, बड़ा होता चलेगा, तो इकाई से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ए एन ज़ीरो हो जाए, ए एन यानी ये ज़ीरो हो गया, तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और ए एम ज़ीरो हो गया तो मांग की लोच अनंत हो जाएगी। तो ये आपकी छोटी छोटी अभिव्यक्तियाँ हैं, इन अभिव्यक्तियों के द्वारा आप समझ सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक होगा कि जो रेखीय मांग वक्र है, उस मांग वक्र की अगर हम प्रकृति के आधार पर देखें, क्या लोच समान होगी या लोच विभिन्न होगी, और साथ में इसके सरल गणितीय प्रश्नों के बारे में चर्चा अगली वीडियो में हम करेंगे। आपसे फिर कहा जा रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और आपस में चर्चा कीजिए कि ये किस तरह से हम एक चीज़ समझना चाह रहे हैं। और जिसको भी कोई प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्रश्नों को दे सकता है, सबके उत्तर हमारे द्वारा दिए जाएंगे। धन्यवाद।